बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। गाइस जल्दी से कवर करते हैं कॉर्निया को। वेलकम बैक टू परिंदा बेफिक्र सीरीज़। अब इसके अंदर ना हम कॉर्निया को जो है ना वो डिस्कस करेंगे। आई के इंटीरियर 1/6 स्क्लेरा पीछे से आता है और वहाँ लिम्बस के बाद वो हमारे पास कॉर्निया बन जाता है, इंटीरियर 1/6 पोर्शन। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी पहली वाली वीडियो जिसने दिखी उसको समझ आ रही होगी। प्रोवाइड करता है रिफ्लेक्टिव पावर आई को। ठीक, अब वो कह रहा है हमारे पास इसकी टोटल रिफ्लेक्टिव पावर जो होती है ना वो 48 डायोप्टर्स होती है। ठीक है, इसकी कॉर्निया की। ठीक है, इंटीरियर ये हो वाला हो गया ना। ठीक है, जबकि पोस्टीरियर वाला जो होता है ना कॉर्निया, इंटीरियर जो कन्वेक्स इसकी कन्वेक्सिसिटी है ना उसकी 48 डायोप्टर, पोस्टीरियर वाले की हमारे पास होगी -5 डायोप्टर। तो ओवरऑल जो है ना वो अगर एवरेज पूछ ले तो 43 है, अगर टोटल पूछ ले तो 48 डायोप्टर है। ये एक MCQ बड़ा तंग करता है, इस वजह से मैंने बता दिया। कॉर्निया का जब भी मसला होगा तो विजुअल फील्ड में आपको मसला होगा, मतलब साइडों वाले जो विजुअल फील्ड है ना आपको विजन के अंदर प्रॉब्लम होगी। लेयर कॉर्निया की कितनी है? ABCDE। एपिथेलियल, बेसमेंट, सी से बी से बेसमेंट हो गया, सी से जो है ना वो स्ट्रोमर लेयर कर लें आप, डी से डेस्मेंट और ई से हमारे पास एंडोथीलियम लेयर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे वो कह रहा है कि थिकनेस और कर्वेचर को मापने के लिए हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर हमने कर्वेचर को मापना है ना और हमने थिकनेस को मापना है, पैकीमीट्री और हमारे पास केरेटोमीट्री दो ही ऑप्शन है। केरेटोमीट्री थिकनेस के लिए होती है और पैकीमीट्री जो है ना वो पैक करना, मतलब मोटा बना देना उसको। कर्वेचर को जो है ना वो हमने देखना है कि कितना वो आगे से कर्व है। आई थिंक यहाँ पे उल्टा लिखा गया था, सॉरी फॉर दैट। पैकीमीट्री थिकनेस के लिए है, केरेटोमीट्री कर्वेचर के लिए। कर्वेचर के से कैरो कैरो आ रहा है ना, जो हमारे पास कर्वेचर में केरेटोमीट्री आपने कर देनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है? ये इसकी रिफ्रैक्टिव पावर जो इंटीरियर कर्वेचर है 48 डायोप्टर का, पोस्टीरियर -5 का है ना, तो अगर एवरेज लेंगे तो वो 43 डायोप्टर होती है इसकी कॉर्निया की। अगर इंटीरियर कर्वेचर की बात करेंगे तो 48 और पोस्टीरियर की हमारे पास -5 होती है। डेवलपमेंट जो होता है ना वो हमारे पास कहते हैं फ्रॉम सरफेस एक्टोडर्म से। ये भी एक MCQ है कि कॉर्निया जो है ना एक्टोडर्म से डेवलप होता है। लेयर ABCD एपिथेलियल, बोमेंस, सी से कर लो स्ट्रोमल लेयर। ठीक है, डी से डेस्मेंट हो गया और ई से हमारे पास एंडोथीलियम। एपिथेलियल में लेयर जो है ना बेसिकली थिकनेस जो है ना 50 माइक्रोमीटर होती है। नॉन केराटिनाइज्ड होती है, बेजल सेल होती हैं और इसके अंदर हमारे पास पता है कि 2 से 3 जो है ना विंग सेल वगैरह होंगे। लिम्बस के पास जो है ना हमारे पास पता है जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा मिलता है लिम्बस, इसके बाद हमारे पास वो स्टेम सेल्स होते हैं जो इसके बाद रीजनरेटिव एबिलिटीज़ होती हैं। फिर लिम्बस जो है ना उसकी बात कर ली, बोमन्स लेयर की बात कर लेते हैं, बी वाली सेकंड वाली 8 से 14 mm है। ए सेलुलर लेयर है इसके पास कोलेजन फाइबर होंगे। अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए बोमन्स लेयर तो कभी भी हमारे पास रीजनरेशन नहीं होती। स्ट्रोमल लेयर में हमारे पास कह रहा है कि 95% थिकनेस होती है, एक्सेसिव कोलेजन फाइबर जो है ना स्ट्रोमल, सी से कोलेजन फाइबर देख लो या स्ट्रोमल लेयर हो गया। ठीक है, एक ही बात है। अब वहाँ पे वो कह रहा है कि हमारे पास ये रिस्पॉन्सिबल है कॉर्नियल ओपेसिटीज़ के लिए। तो स्ट्रोमल लेयर जो कोलेजन है ना, जो साफ सा ओपेसिटीज़ नज़र आती है तो हमारे पास कोलेजन की वजह। साथ में कह रहे प्रोटियोग्लाइकेन होते हैं, केराटोसाइट्स होती हैं जो कि हमारे पास प्रोड्यूस करती हैं फाइब्रोब्लास्ट। फिर डेस्मेंट मेम्ब्रेन के बारे में वो कह रहा है कि 10 से 12 माइक्रोमीटर जो है ना वो इसकी थिकनेस होती है, एक्ट एज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एंडोथीलियम, और इसके बाद कोई भी हमारे पास रीजनरेटिव पावर नहीं होती। एंडोथीलियम हेक्सागोनल इसके पास सेल होती हैं और ये लुब्रिकेशन के लिए करती है, और हमारे पास ये कॉर्निया को डिहाइड्रेशन से इसने बचाना होता है बेसिकली। ठीक है, तो अगर ये डैमेज हो गई, ठीक है, तो हमारे पास नो रीजनरेटिव एबिलिटी इसके पास नहीं है। तो डेस्मेंट मेम्ब्रेन का काम नो रीजनरेटिव, इसके पास भी नो रीजनरेटिव है। ठीक है, जिसका काम है बेसमेंट ऑफ दी एंडोथीलियम बनाती है ये। स्टोमर के पास कोलेजन है, ओपेसिटी देती हैं, कॉर्नियल ट्रांसपेरेंसी। बोमन्स जो है ना इसके पास कोलेजन होते हैं, और बाकी जो हमारे पास एपिथेलियम है उसके पास नॉन केराटिनाइज NKS, आप याद NKS नॉन केराटिनाइज स्क्वेमस एपिथेलियम होती है बस। ठीक है, तो एपिथेलियल लेयर और स्ट्रोमल लेयर दे आर कैन ओनली टू एपिथेलियम पहले वाली और AS से याद रख लो, एपिथेलियम और स्ट्रोमल लेयर। ए से हमने कहा था ना एपिथेलियम मिलता जुलता है A और E ना। एपिथेलियम और स्ट्रोमल सिर्फ जो है ना रीजनरेटिव एबिलिटी होती है, बाकी किसी के पास नहीं है। अब ब्लड सप्लाई जो है ना वो कॉर्निया ए वेस्कुलर है, कोई ब्लड सप्लाई नहीं। टेयर फिल्म होती है, एक्वस ह्यूमर होता है इसके पास। नर्व में ट्राइजेमिनल ऑप्थेल्मिक लॉन्ग सिली नर्व होती हैं। वाई कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट, तो क्योंकि उसके पास कोलेजन फाइबर जो है ना वो टाइटली बाउंड होती हैं, और उसके पास सोडियम पोटाशियम पंप होती हैं, और वो एक्सेसिव डिहाइड्रेशन से जो है ना इसको बचाती हैं। और वहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे पास नो ब्लड सप्लाई एंड लिम्फेटिक ड्रेनेज। फंक्शन क्या है? इम्पोर्टिक रिफ्रैक्टिव मीडियम है। अब केराटाइटिस की बात आ जाती है तो अगर इन्फ्लामेशन होगा ना कॉर्निया को तो इसको हम कहेंगे केराटाइटिस। ठीक, अब वो इन्फ्लामेशन बैक्टीरियल हो सकती है, वायरल, फंगल, प्रोटोजोल या क्लेमाइडियल बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है। अब
वायरस फंगल ऑटोम्यून भी कहीं कहीं आ गया, केमिकल भी हो सकता है, अगर आँख पे केमिकल गिर गया, या फिर कोई डिजीज़ की वजह से हो सकती है। अब कॉर्नियल अल्सर के अंदर जो चीज़ें हैं ना, 3 चीज़ें मिलके जो है ना कॉर्नियल अल्सर करती है। अगर तो एपिथेलियम का डिफेक्ट हो जाए, साथ में इन्फ्लेमेशन हो जाए और साथ में आपको नेक्रोसिस हो जाए, तो वहाँ पे कॉर्निया का अल्सर हो जाता है। नंबर सेकंड पे हाइफॉन्स अल्सर क्या होते हैं? व्हेन एक्सुडेटिव मटेरियल इज विजिबल आउटसाइड, मतलब जो पार्ट्स है वो बाहर से नजर आ रही है, जिसे हम हाइफॉन्स मटेरियल कहते हैं, और वो हमारे पास इंटीरियर चैम्बर के अंदर जो है ना वो कलेक्ट हो जाती है। वजह क्या है? इन्फ्लामेटरी सेल वहाँ पे जाके जमा हो जाती है और वो पास पास क्रिएट कर देती है, इसे हम हाइफॉन्स अल्सर कहते हैं। फिर केराटाइटिस जो है ना हमने अभी तक पढ़ा, माइक्रोबियल, वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, क्लाइमेडियल। नॉन माइक्रोबियल में क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है किसी बंदे को, ऑटोइम्यून डिजीज है, न्यूरोपैरालिटिक है, न्यूरोट्रॉपिक है, एक्सपोजर केराटोपैथी है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, केमिकल बर्न या आईलेट जो है ना इसकी एबनॉर्मलिटीज हो सकती है। क्लिनिकल फीचर में कह रहा है कि बंदा कहेगा मुझे ना फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो रही है, रेडनेस हो रही है, पेन हो रही है, आँख में लैक्रीमेशन है, ब्लर भी है ना, फोटोफोबिया और डिस्चार्ज हो रहा है। ये सारे के सारे साइन आप खुद भी लिख सकते हैं अगर आपने थोड़ी सी जो है ना अक्ल हो तो। ठीक है, बताइए बात है, अक्लमंद ये सारे, मुझे ऐसे जो है ना बेचारे वो फिर फंस जाते हैं। बैक्टीरियल कॉर्नियल अल्सर में कह रहा है हमारे पास बैक्टीरिया कौन कौन से? स्टेफ ओरियस, नमूनी, गोनोकोकस मोरक्सिकेला और सूडोमोनास। सारे के सारे मशहूर बदनाम ज़माना आपको बैक्टीरिया के नाम ये पता है, ये कितना इन्होंने माइक्रोबायोलॉजी में तंग किया हुआ है। 4 स्टेजेस होती हैं हमारे पास। पहली जो इन बैक्टीरिया ने जाके इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज, इसके अंदर अभी कोई सिम्टम नहीं आई, लेकिन जाके इन्होंने हमला करना शुरू कर देना है। एक्टिव स्टेज में प्रॉपर इन्फिल्ट्रेशन होगी या रेडनेस होगी, फोटोफोबिया, लैक्रीमेशन, और हमारे पास फिर बॉडी की इम्यूनिटी एक्टिव होगी तो इसको रिग्रेस करेगी। इन्फिल्ट्रेटिव, एक्टिव स्टेज, रिग्रेसिव स्टेज, और हमारे पास सिकाट्रिशियल, मतलब एंड पे हमारे पास स्कार बन के ये खत्म। इतनी सी बात है, कोई मुश्किल है इसमें? नहीं। फिर इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में वगैरह इन्फिल्ट्रेशन ऑफ द लिम्फोसाइट्स आते हैं, जिसके बाद एडीमा होता है, वाइटिश येलो ओपेसिटीज बन जाती हैं हमारे पास। पेशेंट जो है ना वो एसिम्टोमेटिक होता है इन्फिल्ट्रेटिव स्टेज में। एक्टिव स्टेज में वगैरह हमारे पास मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन होती है नेक्रोसिस, स्लफा ऑफ द मटेरियल, इन्फ्लेमेशन और एपिथेलियल डिफेक्ट्स आपको नजर आती हैं। मरीज आता है येलोश वाइट मेम्ब्रेन जो है ना वो कॉर्निया के ऊपर आपको नजर आती है। फोटोफोबिया, लैक्रीमेशियल, और हमारे पास हाइप्रीमिया होता है, ब्लेफरोस्पाज्म होता है, यूवियाइटिस के साथ आता है। ठीक है, और इसके अंदर वो कहता है कि हाइफोन्स भी ना आपको वहाँ पे पास पास जो है ना वो दिख जाएगी। इसका मतलब वो एक्टिव स्टेज के अंदर चल रहा है। ठीक है, अगर येलोश भी वाइट मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, लैक्रीमेशन बहुत ज़्यादा है, और फोटोफोबिया है, ब्लेफरोस्पाज्म, यूवियाइटिस है, ये सारी की सारी मतलब स्पास्टिक आईलेड है, अकड़ी हुई है, तो इसका मतलब ये एक्टिव स्टेज में है। फिर रिग्रेसिव में क्या होती है? बॉडी इम्यूनिटी जो है ना एक्टिव हो, तगड़ी हो जाती है। वो क्या करती है? इनको मारना शुरू कर देती है, वहाँ पे क्लियर कट डिमार्केशन लाइन आपको बन जाती है वहाँ पे, और सिकाट्रिशियल में हमारे पास स्कारिंग करके वो खत्म। क्लिनिकली वो कह रहा है पेन हमारे पास होती है लेकिन माइल्ड टू मॉडरेट होती है, ब्लर विजन होती है, लैक्रीमेशन, फोटोफोबिया और रेड आई के साथ प्रेजेंट करता है। लिड का एडीमा जो है ना वो इसकी वजह से ब्लेफरोस्पाज्म, हमने ऑलरेडी पहले इंटीरियर ब्लेफरोस्पाज्म जिसके अंदर ग्लोइंग हो जाती है आई की, विजन होगा, प्रूलेंट डिस्चार्ज होगा, कॉर्निया में अल्सरेटिव एरिया सीन होगा, ग्रेश वाइट जो है ना येलो ओवल अल्सरेटेड एरिया दिखेगा, हेजी एडीमा होगा, और डाई जो है ना हम फ्लोरिसेंस डाई के साथ इसको हम करते हैं बेसिकली डाई, और हमें वादे तौर पे जो है ना इसका असर दिख जाता है, पैथोजेनेमिक साइन है कि हमारे पास फ्लोरिसेंस डाई होगी तो वो बता देगा यहाँ पे आयरस, इसकी इन्फ्लामेशन जो है ना वो दिख जाती है। फिर डायग्नोस्टिक पॉइंट में पेन है, विजन लॉस होगा, स्टेन जब उसको करेंगे फ्लोरिसेंस डाई से तो कॉर्निया स्टेन हो जाएगा। फिर हाइफॉन सीन होगा, मतलब वो वहाँ पे पस वगैरह दिखेगी, और सिलरी कंजेशन, अगर आपको ये चीज़ें दिख जाती है इसका मतलब हमारे पास क्या है? बैक्टीरियल केराटाइटिस की पक्की पक्की कॉर्नियल अल्सर की हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, वो कह रहा है फिर अल्सर की मैनेजमेंट क्या है बैक्टीरियल अल्सर की? पेशेंट जो है ना वो हमारे पास जब भी आए ना तो उसको एडमिट कर लेना है, और प्री डिस्पोजिंग फैक्टर जो है ना हुआ क्यों है वो भी पहले देखना है। हो सकता है सर में चोट लगी हो, या लेंस उसने इस्तेमाल किए हो, लड़की कोई हो, या फिर आई में पहले से कोई बीमारी हो, या ट्रांसप्लांट उसने करवाया, HIV की पेशेंट हो, TB की हो या एड्स की, तो उसको सबसे पहले इम्यूनिटी कम होगी तो वहाँ पे अल्सर होगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा ना कि ये इम्यूनिटी जब वो लो होती है, इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के साथ होती है ना, तो उसी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो गया, ये गरीबों वाली बीमारी है यानी यूँ कह ले। ठीक है, तो आपने पहले वो कॉज ढूंढना, फिर उसके मुताबिक ट्रीटमेंट करनी है। ब्लड CP करवाएंगे, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, ESR करवा लोगे, अगर क्रोनिक इन्फ्लेमेशन बैक्टीरिया वगैरह, अगर TB वगैरह तो वो भी पता चल जाएगा। ब्लड शुगर देखोगे। ठीक है, और हमारे पास कह रहे हैं कि माइक्रोबियल कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए हम क्या करेंगे? कॉर्निया के ऊपर से हल्का सा स्क्रैप लेके ना, ठीक है, उसको ग्राम स्टेन कर लेंगे, जिम्स स्टेन कर लेंगे, 10% QH में कल्चर करेंगे, और सेंसिटिविटी के साथ आपका ठीक हो जाएगा। ट्रीटमेंट क्या है? टू कंट्रोल द इन्फेक्शन, हमने एनाल्जेसिक, दर्द को कंट्रोल करने के लिए एनाल्जेसिक, साथ में एंटामाइसिन, एंटीबायोटिक जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन वो दे देनी है।
अगर परफोरेशन हो गया तो फिर हम ऑइंटमेंट भी दे सकती हैं, और वो कह रहे हैं कि सब कंजक्टाइवल इंजेक्शन भी दे सकती हैं। पेन जो है ना वो इसकी वजह क्या होती है? एडीमा, स्पाज़्म या इंट्राऑकुलर प्रेशर जब रेज़ होता है तभी पेन होगी आँख में। फिर 1% एट्रोपिन जो है ना वो क्या कहता है, रिलीव करता है पेन को, डायलेट करता है प्यूपल को, और एंटी पैरालिटिक ये हम एट्रोपिन जब देंगे ना तो ये प्यूपल को डायलेट कर देगा, जिससे उसको नज़र आना ठीक हो जाएगा। मॉर्फिन और ओपियाइड्स ताकि उसको जो है ना वो दे देंगे ताकि वो दर्द से जान छूट जाए उसकी। एंटी ग्लूकोमिक जो इसका बीटा ब्लॉकर दे देंगे, ओल जिसके एन पी आ रहा था ना, टीमालोल हो गया और इस तरह की ड्रग्स, एंटी ग्लूकोमिक ड्रग्स दे देंगे ताकि वो ठीक रहे। फिर ड्यू टू परफोरेशन वो कह रहा है कि हमने क्या करा, नाजुक सी जो डेस्पल मेम्ब्रेन जो है ना वो एक्सपोज होकर हर्निएट कर जाती है, और हमारे पास ये सारे का सारा आ जाएगा। ठीक। फिर हमारे पास वो कह रहा है हाउ टू प्रिवेंट डेस्मेटोसील। तो डेस्मेटोसील को कैसे प्रिवेंट करना है हमने, वो कह रहे हैं हम एंटी ग्लूकोमिक ड्रग, मतलब आपने इंट्राऑकुलर प्रेशर जो है ना वो कम करने, साथ में प्रेशर बैंडेज, अच्छी सी बैंडेज लगा देंगे आँख के ऊपर, तो आपका जो है ना इंट्राऑकुलर प्रेशर वो कम होता रहेगा, और साथ में वो उसकी ठीक होती रहेगी आँख भी। फिर प्रिवेंट स्ट्रेस एक्सरसाइज, उसी कहना है कि ज़ोर वाली लगाने वाली एक्सरसाइज नहीं करनी, और डेफिकेशन नहीं करनी, मतलब वॉशरूम में ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना। कब्ज़ है तो कब्ज़ के लिए दवाई लेना कि वहाँ पे ज़ोर लगाता रहे। एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट कर देनी है, ठीक है, ताकि वहाँ पे अच्छी हीलिंग हो जाए। कॉर्नियल ग्राफ्ट में कह रहे हैं पार्शियल थिकनेस ग्राफ्ट या फुल थिकनेस ग्राफ्ट हम लगा देंगे, और इसके अलावा हम उसको कंटैक्ट लेंस भी यूज़ करेंगे ताकि वो डायरेक्ट एक्सपोजर ना हो उसको, ठीक है। अगर तो ये परफोरेट हो गया तो फिर टॉपिकल एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन, सिस्टेमिक एंटीबायोटिक, प्रेशर पैड, और हमारे पास बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज आपने दे देनी है। फिर वो कह रहे हैं एमनियोटिक मेम्ब्रेन की ट्रांसप्लांट, वही बच्चों वाली बातें हैं। अगर नॉन हीलिंग अल्सर है तो कंजक्टिवल फ्लैप और टॉर्सो रिहैपी कर देंगे तो आपके पास वो एक्सपोजर कम हो जाएगा। कह रहे स्टीराइड और हम पैड जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। स्टीराइड क्यों देती हैं? ताकि नेक्रोसिस और स्कारिंग से बचा जा सके, और वहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी स्टीराइड के ज़रिए तेज़ करते हैं हम, ताकि वहाँ पे वो इनहिबिट करे वाउंड की जो है ना हीलिंग हो, वहाँ पे परफोरेशन का रिस्क जो है ना वो लेकिन वो कह रहा है कि हमने ना जब स्टीराइड देनी है ना, इसने एक तो नेक्रोसिस और स्कारिंग से प्रिवेंट करना है, लेकिन साथ में कह रहा है कि फाइब्रोब्लास्ट इतने एक्टिव हो जाएंगे कि वो ज़ख़म को हील ही नहीं होने देंगे। तो इसका एक ये ड्रॉबैक है स्टीराइड देने से, नुकसान क्या हुआ है, वाउंड की हीलिंग नहीं होगी और हमारे पास परफोरेशन का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है। पैड जो है ना वो हम आँख के ऊपर लगाते हैं जो कि क्रिएट करता है ह्यूमिड वार्म इन्वायरमेंट, ठीक है। तो लेकिन इसका वजह से जो है ना हमारे पास वो कह रहा है इन्फेक्शन का चांस इंक्रीज़ हो सकता है। बैक्टीरिया का इतना अच्छा इन्वायरमेंट हमें गरम-गरम सा इन्वायरमेंट मिल गया, तो इसकी वजह से हमारे पास ये हो गया। कॉम्प्लिकेशन क्या है? ये पीछे जाके जो है ना ये हमारे पास यहाँ पे आइरिस को जो है ना वो इन्फेक्शन करवा सकता है, आइराइडोसाइक्लेटिस होता है, इंट्राऑकुलर प्रेशर रेज होकर जिसकी वजह से ग्लूकोमा हो जाएगा, और हमारे पास एक्सपोजर ऑफ द डेस्मेटोसील जो परफोरेशन हो जाएगी, आइरिस की प्रोलैप्सिंग हो जाएगी, कैटरैक्ट डेवलप हो जाएगा, एंड ऑप्थेल्माइटिस होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ द इंटीरियर स्ट्रक्चर, और हमारे पास पैन ऑप्थेल्माइटिस हो जाएगा। आफ्टर हीलिंग वो कह रहा है कि पेशेंट जो है ना वो आता है हमारे पास स्कारिंग के साथ, और विजन जो है ना थोड़ी सी इंपेयरमेंट होती है। अब उसने कुछ निमोनिक लिखे हैं, नेब्यूला, मैक्यूला, लेक्यूमा, और हमारे पास बल्जिंग आउट ओपेसिटीज़। नेब्यूला में बेसिकली क्या है, इनसिग्निफिकेंट बहुत थिन किस्म का स्कार होता है जिसके अंदर बोमेन मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है। मैक्यूला में सेमी डेंस होता है, कॉर्नियल ओपेसिटी और एंटीरियर स्ट्रोमा इन्वॉल्व होता है। लेक्यूमा में हमारे पास जो है ना कॉर्नियल ओपेसिटी होती है और आई की इन्वॉल्वमेंट होती है, जाके बल्जिंग आउट ऑफ दी ओपेसिटी भी हमारे पास दिख जाती है। अब केराटाइटिस के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मतलब कि इन्फ्लामेशन ऑफ दी कॉर्निया हो गया, ठीक है। फंगल हो सकता है, प्रोटोजोल हो सकता है, डेंड्रेटिक हो सकता है, या वायरल। वायरल में हेल्पीस हो सकता है, जेनिटल वोलियन वगैरह वो सारी की सारी। फंगल में फिलामेंटस भी हो सकता है, या कैंडिडियासिस भी हो सकता है, यीस्ट जिसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे अगर फिलामेंटस होगा तो फिजरी एजेस आपको नजर आएंगे, और साथ में सेटेलाइट लियंस आपको नजर आएंगे। सेटेलाइट लियन तो मतलब फंगल का है। कैंडिडियासिस में येलो ओपेक मटेरियल अगर नजर है तो कैंडिडियासिस है। प्रोटोजोल में वो कह रहा है अकेंथ अमेबा जो है ना वहाँ पे स्विमिंग पूल में जो नहाते हैं ना उनके अंदर प्रोटोजोल होता है। बाकी डेंड्रेटिक में हमारे पास स्टेनिंग ऑफ द एपिथेलियम हमारे पास आती है। फंगल केराटाइटिस के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारे पास पोटेंशियल ब्लाइंडिंग कंडीशन है इसके, ठीक है, और ये रिक्वायर करता है इमीडिएट मैनेजमेंट। इसके लिए जो है ना इमीडिएट मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। टियोलॉजी में कह रहा है फंगस होकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव रैपिड रिजिड सेल वॉल, और उसके अंदर हमारे पास काइटन होती है फंगल के अंदर। तो वो फंगल की हमारे पास दो टाइप्स हैं, फिलामेंटस और कैंडिडियासिस। फिलामेंटस में एस्परजिलस और फ्यूमिगेटस वगैरह वो आ जाते हैं, वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म उनके पास हाइफी होती हैं, तो वो हमारे पास सेटेलाइट लाइक फिजरी एजेस बना देते हैं। कैंडिडियासिस में क्या है, यूनिसेलर और बल्जिंग और हाइफाई, वो सिंपल सी बात है। रिस्क फैक्टर क्या है, ऑकुलर ट्रॉमा, स्टीराइड ओवर यूज़ होती है जिसकी वजह इम्यूनिटी कम हो जाती है फंगल और इन्फेक्शन की वजह से। ऑकुलर सरफेस का डिफेक्ट होता है, एड्स हो गया, बाकी
डायबिटीज़ मिलाइटिस के साथ हमारे पास ट्रांसप्लांट में वो कह रहा है हमारे पास पेन होगी, ब्लर विजन होगी, फोटोफोबिक होगा, म्यूकोप्रूलेंट डिस्चार्ज हमारे पास साथ में आ जाएगा। अब हमारे पास वो कह रहा है साइन हमारे पास है फिलामेंटस और कैंडिडियासिस में। फिलामेंटस में ग्रीनिश वाइट आपको चीज़ दिख जाएगी क्योंकि फंजाई है ना, फिजरी एजेस आपको नज़र आ जाएंगे। तो अगर क्लिनिकल सिनेरियो में फिजरी एजेस है तो हमारे पास इसकी फिलामेंटस फंगल केराटाइटिस है। कैंडिडियासिस में येलो वाइट इन्फिल्ट्रेशन होगी जो कि बहुत ज़्यादा डेंस हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन में स्टेनिंग है, कॉर्नियल स्क्रैपिंग है, जिम्सा स्टेन देंगे हम, बाकी सारी की सारी है। फिर प्रोटोजोल केराटाइटिस में हमारे पास क्या है, अकैंथमीबा जो कि स्विमिंग पूल में होता है। ठीक है, तो यूँ याद कर लो कि स्विमिंग पूल में प्रोटोकॉल मिला। ठीक है, प्रोटोकॉल मिला। वो कह रहा है कि फ्रेश वाटर के सॉइल के अंदर हमारे पास प्रोटोजोल फॉर्मेशन, जो लोग स्विमिंग ज़्यादा करते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस बहुत पहनते हैं, तो वहाँ पे जो है ना ये बेसिकली हो जाती है। बाकी रिंग एब्सेसिस वहाँ पे आपको दिख जाएगी और कॉर्नियल की मेल्टिंग भी आपको कभी कभार दिख जाती है। कॉर्नियल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कॉर्निया से क्रैप कर लोगे, स्टेनिंग कर लोगे और उसकी बायोप्सी ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा। ट्रीटमेंट में डिब्राइडमेंट करते हैं, टॉपिकल अमेबोसाइड दे देंगे और केराटोप्लास्टी जो है ना हम दे सकते हैं। अब हमारे पास है वायरल केराटाइटिस। तो वायरस के अंदर कोई भी हर्पीज़ वायरस जो है ना, डीएनए वायरस, ठीक है, वो होता है। तो जब आप कॉर्नियल ये कॉर्निया के ऊपर स्कारिंग करवा देता है। अब हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 भी होता है, टाइप 2। जो टाइप 1 होता है ना, वो आपकी जो है ना पेट वेस्ट, इससे ऊपर ऊपर जो इन्फेक्शन है वो हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 करता है। लेकिन जो 2 नंबर काम है वो आपकी वेस्ट से नीचे जेनिटल आर्गन जितने भी बिलो वेस्ट जितने भी है ना, वो टाइप 2 करेगा। प्राइमरी ऑकुलर इन्फेक्शन का फीवर, मलेज, अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा, पेरी ऑर्बिटल वेसिकल दिख जाएंगे। ट्रीटमेंट में ए साइक्लोविर एंटीवायरल मतलब आपने दे देनी, लेकिन ये हमने 6 माह के बच्चे को नहीं देनी। ठीक है, अगर 6 माह का बच्चा तो फिर पहले माँ को देंगे जब वो प्रेग्नेंट होगी, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे कंडीशन को। फिर एक्यूट एपिथेलियल डर्माइड या डेंड्रिटिक अल्सर के अंदर वो कह रहा है ड्यू टू हर्पीज सिम्प्लेक्स टाइप 1 और 2 के अंदर ब्रांचिंग ट्री जो है ना, डर्माइड का जहाँ पे लफ्ज़ आ गया वहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ब्रांचिंग ट्रीज आ जाएंगे। ठीक है, और फॉरेन बॉडी सेंसेशन होगी, फोटोफोबिया, विजन होगा, कॉर्नियल सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा होगी। ट्रीटमेंट क्या है, एंटीवायरल और ए साइक्लोविर आप दे देंगे। डिजीफॉर्म केराटाइटिस में हमारे पास डिस्क शेप जो है ना वो केराटाइटिस होगा ड्यू टू वायरल इन्फेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आपको दिख जाएगा। सेटेलाइट केराटाइटिस जहाँ पे होगा तो फंगल केराटाइटिस, फिलामेंटस केराटाइटिस। ठीक है, मतलब फंगस की वजह से सेटेलाइट दिख जाते हैं। रिंग जो है ना वो कैंथामेबा की वजह से, अमेबा यूँ होता है तो रिंग से याद कर लो। वेजिकुलर और केराटाइटिस हर्पी सिम्प्लेक्स की वजह, ट्री लाइक हमारे पास डर्माइट केराटाइटिस। ठीक है, डेंड्रिटिक केराटाइटिस या डर्माइट की वजह से ट्री लाइक हमारे पास अपीयरेंस है। सबसे ज़्यादा मुल्क जो है ना कॉर्निया को डोनेट करते हैं ना, वो हमारे पास है श्रीलंका। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास है हर्पीज ज़ूस्टर ऑप्थेल्मिकस। ओके जी, लास्ट पे थोड़ी सी बस रहेगी हर्पीज ज़ूस्टर ऑप्थेल्मिकस, मतलब हर्पीज ज़ूस्टर का इन्फेक्शन है। ये बेसिकली ट्राईजेमिनल C5 फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है ना इसके बाद होता है, जो कि इसकी ऑप्थेल्मिक ब्रांच जो है ना वो बेसिकली इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ये किसी भी नॉन इम्यूनाइज्ड बंदे को, HIV वाला हो गया, ठीक है, मोस्टली उस तरह में इसके अंदर शिंगल्स और वेजिकल और पेप्यूल्स वगैरह जिस तरह होते हैं ना वो निकलते हैं। स्किन और जेनिटल ट्रैक मोस्टली इन्वॉल्व होती है, वहीं से फिर आंखों को अगर वो हाथ लगा ले तो वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, पहली दफ़ा इन्फेक्शन इतना खतरनाक नहीं होता, लेकिन जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है ना वो दूसरी दफ़ा हो गया तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। अब इसके अंदर क्या है, मोरस अल्सर क्रोनिक मैनिफेस्टेशन पे है इसके अंदर हमारे पास, और पेनफुल होता है जिसके अंदर लिम्बस और कॉर्निया जो है ना बेसिकली इन्वॉल्व है। ठीक है, ये लिम्बस है और ये हमारे पास इसका आगे कॉर्निया, ये अगर इन्वॉल्व हो गया तो ये मोरल अल्सर की जरूरत है। अब इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में वो कह रहा है अगर कॉर्निया की पांचों लेयर जो है ना उनमें से अगर एपिथेलियल लेयर शामिल नहीं है, ठीक है, सिर्फ थर्ड स्टोमर लेयर इसके अंदर शामिल है, इन्वॉल्व होगी, तो वो हमारे इंटरस्टिशियल केराटाइटिस है। जबकि अगर एपिथेलियम का मसला है तो हमारे पास केराटोपैथी उसको हम कहेंगे। अगर हमारे पास स्ट्रोमर लेयर जो कि फाइब्रस लेयर है उसका मसला है तो इंटरस्टिशियल केराटाइटिस होगा। अगर एपिथेलियम की कॉर्निया की कितनी लेयर है, ABCDE, एपिथेलियम, बेसमेंट, स्ट्रोमल, डेसमेंट और एंडोथीलियम। अगर हमारे पास सिर्फ एपिथेलियम का मसला है तो केराटोपैथी है। अगर हमारे पास ये स्ट्रोमल लेयर का मसला है तो हमारे पास इंटरस्टिशियल केराटाइटिस आएगा। फिर केराटोकोनस क्या है, अगर आंख बल्ज कर जाए आउटवर्ड, ठीक है, उसी के अंदर नीचे देखो, नीचे देखते तो उसकी आंखें जो है ना बल्जिंग की तरह फटी फटी नजर आती है। बुक के अंदर बड़ी अच्छी डायग्राम बनी हुई है, यूँ करके ना बाहर की तरफ निकली हुई है, तो वो कॉर्निया बल्ज आउट कर जिसे हम केराटोकोनस कहते हैं। फिर कॉर्निया की डिजनरेशन होती है और डिस्ट्रॉफी होती है। ठीक है, डिजनरेशन हमेशा अक्वायर्ड होती है, डिस्ट्रॉफी में वगैरह हमारे पास कोई भी जेनेटिक जो है ना जीन के अंदर रन करती है।
हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस में कह रहा है कि इफेक्ट करता है ऑप्थेल्मिक डिवीजन को, चिकन पॉक्स, शिंगल और वहाँ पे वो सारे के सारे वेजिकल होते हैं। मोरल अल्सर में क्रॉनिक अलॉन्ग विद द लिम्बस कॉर्निया, इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में कह रहे स्ट्रोमा और उसकी थिनिंग हो जाती है, कोलेजन जो है ना वो हमारे पास सारे का सारा। केराटोप्लास्टी क्या है, जब कॉर्निया की डिस्ट्रक्शन हो जाती है वहाँ पे हम उसकी रिप्लेसमेंट करते हैं। केराटोकोनस क्या है, बल्ज आउट का जो है ना डिजनरेशन एक्वायर्ड है, डिस्ट्रॉफी जेनेटिकली होती है। और केराटोप्लास्टी में ट्रांसप्लांट अगर हम कर दें ना, ठीक है, केराटोप्लास्टी अगर हम कॉर्निया को ट्रांसप्लांट, जिस तरह अब्दुल सत्तार एदी ने अपने कॉर्निया दिया था तो वो किसी को ट्रांसप्लांट हो गया था, वो केराटोप्लास्टी होती है। अब अगर हर्पीज जोस्टर ऑप्थेल्मिकस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। पेरी ऑक्यूलर डिजीज़ है, आंखों के गिर्द है, जिसके अंदर C5 की जो ट्राईजेमिनल है ना वो बेसिकली इन्वॉल्व होगी। इटियोलॉजी में ह्यूमन हर्पीज वायरस 3 जो है ना इसके अंदर मोस्टली इन्वॉल्व होता है, वेरिसीला वायरस और जूस्टर। वेरिसीला मतलब चिकन पॉक्स है, जूस्टर मतलब वहाँ पे शिंगल बहुत ज़्यादा होंगे। फिर शिंगल मतलब वो छोटे छोटे पेप्यूज है जो ना आपको वहाँ पे नज़र आते हैं। चिकन पॉक्स होने की वजह से वो वायरस जो है ना वो लेटेंट फॉर्म में रहता है। और फिर वो कहता है हमारे पास यार जो है ना वो वायरस जो है ना वो लेटेंट फॉर्म में रहता है। फिर वो कहता है रिजाइड करते हैं डॉर्सल नर्व रूट के अंदर, ठीक है, मतलब वो नर्व के अंदर जो है ना वो ट्राईजेमिनल की उसके अंदर रिजाइड कर देता है आराम से। फिर वो जब सेंसरी गैंग्लियन के अंदर ट्राईजेमिनल में अगली दफ़ा जब मरीज़ को इम्यूनो कम्प्रोमाइज होगा तो यहीं से वो उठ के अपना इन्फेक्शन कर लेगा। तो पहली दफ़ा वाला इन्फेक्शन इतना खतरनाक नहीं है, वो ठीक हो जाता है लेकिन रिजाइड कर देता है। दूसरी दफ़ा उसकी इम्यूनिटी लो हुई तो वो खतरनाक है बंदे के लिए। इसके अंदर इन्फ्लामेशन होगी, वेस्कुलाइटिस, सेल डेथ होगी, इन्फ्लामेटिक ग्रैनुलोमेटस इन्फेक्शन होगी। क्लिनिकल फीचर में कह रहा है कि हमारे पास प्रीडोमिनेंट सिम्टम्स है, स्किन लीजन होती है और हमारे पास ऑक्यूलर लीजन हमारे पास होती है, ठीक है। प्रीडोमिनेंट सिम्टम में कह रहा है कि स्किन की जो है ना वो और आई इन्वॉल्व है, इसके अंदर प्री हेरपेक्टिक न्यूरोलजिया होता है, रैशेज होते हैं, वेजिकल फॉर्म है, एडीमा और टेंडरनेस वगैरह होती है। बाकी पोस्ट हेरपेटिक न्यूरोलजिया भी होता है। इसके लिए यहाँ पे कि हस्टिंगसन साइन के बारे में उसने एक बात की हुई है, ठीक है, मतलब नाक के ऊपर भी हमारे पास स्कारिंग अगर हो जाए तो इसे हम हस्टिंगसन साइन कहते हैं ना। फिर आई के ऊपर केराटाइटिस है, माइक्रोडेंड्रिटिक अल्सर है, फिलामेंटस और डेसिफार्म केराटाइटिस हमारे पास आ जाता है। बाकी एपिसेक्लेरा, अगर सक्लेरा भी इन्वॉल्व है तो इसकी वजह से एपिसेक्लेराइटिस भी हो जाता है। ट्रीटमेंट क्या है, सिस्टेमिक मैनिफेस्टेशन है, टॉपिकल थेरापी। सिस्टेमिक में ए साइक्लोवर एंटीवायरल आपने विनाइल साइक्लोवर दे देनी है, जबकि आई भी देने से जो है ना वो कह रहा है कि नो फर्स्ट पास इफेक्ट जो है ना हमारे पास इसके एनाल्जेसिक देनी है, एंटीबायोटिक, स्टीरॉयड खुद भी लिख सकते हैं आप। टॉपिकल में एंटीवायरल क्रीम होती हैं कुछ, वो देनी है, स्टीरॉयड देनी है, फिर एट्रोपिन वो डायलेट में। बोरन अल्सर के बारे में कह रहा है कि हमारे पास बेसिकली ये कॉर्नियल अल्सर है, क्रोनिक और पेनफुल अल्सर है। इसके अंदर ऑटो इम्यून जो है ना बेसिकली लिम्बस जो है ना और कॉर्निया वो ज़्यादा इन्वॉल्व है। लिम्बस और कॉर्निया हमारे पास जो है ना वो मोस्टली इन्वॉल्व होते हैं मोरन अल्सर में। रेज्ड एजिज होती हैं, थिन वेस्कुलराइज्ड कॉर्निया होता है और हमारे पास साथ में स्मॉल सेल कार्सिनोमा। बैक्टीरियल अल्सर और मोरल अल्सर में क्या है, बैक्टीरियल वाला एक्यूट होता है, मोरल वाला क्रोनिक होता है। इसके स्टेफोरियस, नमूनी और मोरेक्सिकेला इन्वॉल्व है। ये हमारे पास मोरल ऑटोम्यून है, इम्यूनिटी इसकी मोरू की इम्यूनिटी कम है, यूँ कह लो। लेस डेंजर है, जबकि ये बैक्टीरिया वाला ज़्यादा खतरनाक होता है। इसके अंदर स्क्लेरा भी इन्वॉल्व है जिसकी वजह डिस्मेटोसील होती है, इसके अंदर वगैरह लेस परफोरेशन होती है, लेकिन ये हमारे पास लिम्बस रीजन तक जाती है। अब वो कह रहा है मोरल के जो है ना काज वेस्कुलाइटिस इन दी लिम्बस वेसल हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से वो डिपॉजिट करता है वेसल के अंदर। फिर टाइप है लिमिटेड है, एक प्रोग्रेसिव। लिमिटेड मतलब वहीं पे रह जाएगा, बिनाइन कंडीशन है और ये बूढ़े लोगों में होते हैं। 90% जो पेशेंट इसके अंदर इन्वॉल्व, स्क्लेरा नहीं इन्वॉल्व। प्रोग्रेसिव में वो कह रहा है कि ये यंग पेशेंट के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। पेन होता है, विजन लॉस होता है, कॉर्निया का सबसे बड़ा और सेंसरी नर्व एंडिंग होती है। बाकी बिनाइन एक्सुडेटिव अल्सर है जिसके अंदर लिम्बस इन्वॉल्व, टिपिकली रेज्ड एजेस होती हैं, डेस्टमेंट मेम्ब्रेन होगी, बाकी बातें हैं। मेडिकली और सिस्टेमिक जो है ना आपने ट्रीटमेंट करनी है। अगर मोरल अल्सर क्योंकि ऑटोम्यून है तो आपने स्टीराइड उसके अंदर देनी है, हर घंटे बाद देनी पड़ती है। साइक्लोस्पोरिन देनी है, इंटरफेरॉन हो गया, इंटरफेरॉन गामा 2 देनी है, साइक्लोप्रेजिक्स देनी है और एंटीबायोटिक्स जो है ना वो हमारे देनी है। सिस्टेमिक है साइक्लोस्पोरिन, साइटोटॉक्सिक, कोलेजिनेज, कंजक्टिवल रिएक्शन और वो सारी की सारी आप देंगे तो हमारे पास सिस्टेमिक वाली ईजी है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। हर्पीज सिम्प्लेक्स, हर्पीज सिम्प्लेक्स ऑप्थेल्मिकस और मोरल अल्सर के बारे में हमारे पास ये कुछ बातें लिखी है। स्किन लीजन, वेजिकल, पेप्यूल, स्कारिंग, कंजक्टिवाइटिस, जबकि यहाँ पे मोरल क्रोनिक है, पेनफुल है, नियर लिम्बस है, ऑटो इम्यून है, लिमिटेड है और प्रोग्रेसिव हो सकती है। वो मैंने सारी यहाँ पे बातें लिख दी हैं। इंटरस्टिशियल केराटाइटिस में कह रहा है कि इन्फ्लेम्ड कॉर्निया, कॉर्नियल स्टोमा अगर इन्फ्लेमेशन हो जाए, नो एपिथेलियम इन्वॉल्व है, इंटरफियर इन्फेक्शन में स्टेफिलोकोकस टीबी है, हर्पीज जोस्टर लेप्रेसी हो जाती है। केराटोपैथी में अगर हमारे पास नो इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है, यहाँ पे जो है ना मेटाबॉलिक पाथवे डिस्टर्ब होता है और एपिथेलियम अगर सिर्फ इन्वॉल्व हो, ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है। न्यूरोट्रॉपिक होती है, एक्सपोजर केराटाइटिस भी हो सकते हैं। नर्व अगर इन्वॉल्व है, अगर एक्सपोजर में अगर आई एक्सपोज है तो एक्सपोजर केराटाइटिस हो जाएगा।
तो कोरियल स्टोमा में इन्फ्लेम्ड होता था, डिजनरेटिव हमने पढ़ ली, और डिस्ट्रॉपिक ऑफ द केराटिटिस हो हमारे पास कहाँ किस सिंड्रोम में होती है, मार्फन सिंड्रोम, बस याद रख लेना, एमसीक्यू में आ सकता है कि डिस्ट्रॉपिक किसमें होगी, कोरियल स्टोमा की इसके अंदर। फिर इंटरस्टिशियल केराटाइटिस के बारे में बात कर रहा है कि वो हमारे पास क्या होता है, स्टोमल इन्फ्लामेशन होती है, इसके अंदर कोई भी एपिथेलियम इन्वॉल्व नहीं है, विजुअल एक्टिविटी कम होगी, हर चीज़ इसके अंदर जो है ना आपने मतलब वो स्टोमा वाली थर्ड लेयर जो है ना अगर इन्वॉल्व है तो उसको इंटरस्टिशियल केराटाइटिस कहती है ना, ठीक है। एक दो तीन तीन नाम है, तो वो हमारे पास इंटरस्टिशियल केराटाइटिस, थर्ड लेयर इन्वॉल्व कर देनी है, विजुअल एक्टिविटी रिड्यूस, खुद लिख लो, सेंसिटिविटी कम होगी, और उसके बाद वो प्रेसिपिटेट आपको दिख जाएगी, ईएसआर करोगे चेस्ट एक्सरे इन्वेस्टिगेशन में, और मेंटॉक्स आया कि उसको टीबी तो नहीं है, मोस्टली ये टीबी के केस के अंदर देखा जाता है। वीडीआरएल आप कर लेंगे टेस्ट, और फ्लोरिसेंस एंटीबायोटिक टेस्ट कर लेंगे, ट्रीटमेंट में एंटी बैक्टीरियल है, एंटीवायरल है, साइक्लोप्लेजी 1% एट्रोपिन दे दोगे तो काम हो जाएगा। केराटोपैथी में कह रहे हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, नो इन्फ्लेमेशन है, न्यूरोट्रॉपिक, और केराटोपैथी में मतलब एपिथीलियम का सारा मसला है। अब पैथी मतलब एपिथीलियम ही बैठ गई है, पी से एपिथीलियम आ रहा है ना, तो यहाँ से पी से रख लो कि हमारे पास केराटोपैथी आ जाती है, ठीक है। इसकी दो टाइप्स हैं, न्यूरोट्रॉपिक है और एक्सपोजर केराटोपैथी है। न्यूरोट्रॉपिक में नर्व का मसला है, सेंसरी इनर्वेशन जो कॉर्निया की वो डीजनरेट हो जाती है, सर्जिकल ट्रोमा हो सकता है, सर्जरी के दौरान ये लेजर लग गई या ऑक्यूलर डिजीज़ है। एक्सपोजर में क्या है, एक्सपोजर में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो सारे का सारा यहाँ पे वो क्या कॉर्निया की ड्राइनेस करवा देता है। लॉस ऑफ इनर्वेशन की वजह से कॉर्निया की हाइपोस्थीसिस, सेंसिटिविटी को कम हो जाएगी, एडीमा हो जाएगा, अल्सरेशन और गोबलेट सेल वहाँ पे नजर आ जाएंगे। नॉर्मली गोबलेट सेल नहीं होते, लेकिन जब न्यूरोट्रॉपिक केराटोपैथी होगी वहाँ पे प्रेसिपिटेट भी आएंगे, मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कम होगी, और हमारे पास सेंसिटिविटी भी कम होगी, और हमारे पास वो गोबलेट सेल नजर आएंगे। एपिथीलियम का मसला है, सूरज की रोशनी से वो ज़्यादा डैमेज होगी, ड्राइनेस होगी। न्यूरोजेनिक डिजीज है, सेवंथ नर्व जो है ना वो इन्वॉल्व होगी, और एक्ट्रोपियोन जो है ना वो हमारे पास ब्लेफरोस्पाइटिस होगा। फिर टॉपिकल मेडिकेशन में वही ऑलरेडी हमने बता दिया कि बॉटुलिज्म, न्यूरोट्रॉपिक नर्व का मसला तो बॉटुलिज्म टॉक्सिन आप लगा देंगे, थेरापेटिक सिलिकॉन लेंस दे देंगे, सर्जरी में एमनियोटिक मेम्ब्रेन जो ट्रांसप्लांट कर देंगे। जबकि दूसरे वाले में केराटोपैथी में सुपरफिशियल एपिथेलियल डिफेक्ट है ना, तो वहाँ भी इन्फेक्शन वो सारे के, तो लुब्रिकेशन आपने देनी है, आर्टिफिशियल टेयर दे देंगे, टार्सोरियाफी दे देंगे, और हमारे पास एक्ट्रोपियोन और हाइपरथायराइड जो उसको ट्रीट कर देंगे। केराटोकोरस में बेसिकली क्या है, आपने बुक के अंदर डायग्राम देखें, वो नीचे की तरफ देख रहा हो, उसकी आंखें फटी फटी नजर आ रही हैं, ठीक है। तो केराटोकोरस कॉर्निया जो है ना वो बल्ज आउट आगे की तरफ है, क्योंकि सेंट्रल वाला कॉर्निया जो है ना वो बिल्कुल थिनेस्ट होता है, सारा आई का प्रेशर यहाँ बनता है, और ये आगे की तरफ बल्ज हो जाती है। कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी में प्राइमरी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है या फिर सेकेंडरी कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी है। प्राइमरी में कह रहा है इडियोपैथिक या कोई ऑटोसोमल जेनेटिक मसला है, सेकेंडरी में वो कह रहा है कि कोई चोट वगैरह लगी है, ऑक्यूलर डिजीज़ है, सिस्टेमिक डिसऑर्डर है। मार्फन सिंड्रोम के अंदर मोस्टली क्या होता है, वहाँ पे बेसिकली दरमियान में सही फाइबर नहीं बनते, तो उसकी वजह से हमारे पास आगे आ जाएगी। फिर वो कह रहा है मुनसन साइंस जो है ना वो हमारे पास केराटोकोनस के अंदर पॉजिटिव होता है, तो ये एमसीक्यू मुनसन साइंस उसको कहते हैं, जब नीचे देखो बेटा, तो नीचे देखते तो उसकी आंखें बिल्कुल ऐसे खौफनाक जिनों की तरह नजर आती हैं। पेनलेस डिटोरिएशन ऑफ द विजुअल फील्ड डिफेक्ट होती है, लेकिन उसकी धुंधला नजर आता है, लेकिन पेन नहीं होती। कॉर्नियल हाइड्रोप्स में बाकी फोटोफोबिक होता है, मोनोऑक्यूलर डिप्लोपिया और रिस्ट्रिक्टेड आई बाल हमारे पास होगी। फिर रिड्यूस्ड विजुअल एक्टिविटी, आयल टॉप मोशन साइन और केराटोस्कोपी जो करेंगे तो वहाँ पे आपको रिंग जो है ना वो आपको नजर आ जाएंगे इस तरह करके। वैकेट लाइन बेसिकली क्या, वर्टिकल वेरीफाइंग लाइन है, ठीक है। जब ग्लोब के ऊपर प्रेशर आता है तो ये खत्म हो जाती है। एक ये फिशर रिंग होती है जो कि आयरन की है ना, आयरन जब आँख के अंदर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाए वहाँ पे एक लाइन बन जाए जिसे हम वैकेट लाइन कहते हैं। ट्रीटमेंट क्या है, स्पेक्टिकल है, रिजल्ट लाइन देना है, एंटैक्टिक, और हमारे पास केराटोप्लास्टी कर देनी है वहाँ पे, तो ग्राफ्टिंग करवा देनी है, ठीक है। फिर हमारे पास वो कह रहा है बस ये खत्म होने वाला है इंशाल्लाह। केराटोप्लास्टी में मैंने कॉर्निया रिमूव करके नहीं डाल रहा है, सुपरफिशियल हो सकता है केराटोप्लास्ट, पार्शियल हो गया या फुल थिकनेस होती है, दो टाइप्स। पार्शियल में सुपरफिशियल या डीप, सुपरफिशियल में एपिथेलियम और सिर्फ बोमेन में ए और बी लेयर, डीप में हमारे पास ए बी और सी तीनों लेयर होती है, ठीक है। और यहाँ पे ए बी सी डी ई चारों पांचों लेयर एंडोथीलियम तक अगर इन्वॉल्व है ना, तो वो हमारे पास सुपरफिशियल, डीप और एंडोथीलियम, केराटोप्लास्टी में एंडोथीलियम भी अगर आपने साथ में रिमूव करनी है। फिलामेंटस केराटाइटिस में क्या होता है, फिलामेंट आपको सुपरफिशियल फिलामेंट नजर आती है, ड्राई आई होती है, रोज बैंगल जो है ना वो आपको फिलामेंट में, रोज के जो है ना फिलामेंट आप होती है ना, आपने प्लांट वाले में पढ़ा होगा, तो फिलामेंट से याद कर लो, रोज बैंगल जो है ना वहाँ पे देखिएगा। एपिथेलियम फोल्ड में म्यूकस एक साइड में फ्लिपिंग मूवमेंट होती है, ट्रीटमेंट में रिमूव इट और बैंडेज हो गया और कॉन्टैक्ट लेंस यूज करें। कॉर्नियल डीजनरेशन और कॉर्नियल ओपेसिटी, चार टाइप से हमारे पास होती है, ठीक है। तो कॉर्नियल डीजनरेशन जब होती है ना वो एक्वायर्ड भी हो सकती है, कंजेनिटल भी हो सकती है, ठीक है। एक्वायर्ड में चार टाइप से, एरकस हो गया, सिनाइलस हो गया, लिपिड केराटोपैथी हो गया, बैंड केराटोपैथी और स्पीराइडल डीजनरेशन हो जाती है। या फिर एक सेलमैन नोड्यूलर डीजनरेशन भी कुछ नई बुक्स के अंदर लिखा हुआ है, वो देख लेना। एरकस के अंदर कॉर्नियल ओपेसिटीज जो है ना वो आपको दिखती है, लिपिड इन्फिल्ट्रेट होती है, बाकी लिपिड के अंदर फैट जो है ना अगर इसके अंदर होगा
वाइड स्टोमल डिपॉजिट हो जाती हैं और हमारे पास एसोसिएटेड विद वैस्कुलराइजेशन के साथ होती है। बैंड के अंदर हमारे पास कैल्शियम जो है ना साल्ट अगर डिपॉजिट हो जाए तो बैंड केरेटोपैथी है। एज रिलेटेड होती है, मैक्यूलर डिजीज है, मेटाबॉलिक डिजीज है, लेमिनर स्फीराइडल में हमारे पास एक्सपोज टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है ना वो स्फीराइडल होती हैं। सेल्समैन में वो कह रहा है कि क्रोनिक केराटाइटिस के साथ, कॉर्नियल डिस्ट्रॉफीज में कह रहा है कि स्लोली प्रोग्रेसिवली होती है, 40 साल जो है ना वो इसको लग जाते हैं, उसके बाद जाके जेनेटिक काज कोई होगा तो फिर एंटीरियर कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी या फिर पोस्टीरियर वाला होता है। एंटीरियर वाले में तीनों लेयर ऊपर चली जाए तो एंटीरियर है, ABC वाली लेयर। अगर पोस्टीरियर है तो पोस्टीरियर स्टोमा और बेसमेंट में मिल जाती है। ग्रैनुलर डिस्ट्रॉफी में कह रहा है कि ग्रैन्यूलम में दिख जाते हैं हाईलाइन मटीरियल जो है ना उसकी डेपोजिशन की वजह से। फिर लेक्टिस जो होता है ना, लेटेस्ट डिस्ट्रॉफी में कह रहा है कि हमारे पास लेटेस्ट नेटवर्क जो है ना अमाइलाइड अगर मटीरियल वहाँ पे डिपॉजिट हो जाए तो वहाँ मैक्यूलर में मैक्यूलर डिपॉजिट हो जाती हैं, पोस्टीरियर में बाईलेटरल होती है रिप्लेसमेंट, बाकी वही बातें हैं। और केराटोप्लास्टी में हमने एपिथीलियम जहाँ पे डैमेज थी ना तो वो डिजीज कॉर्निया में हमारे पास वो ये सारी की सारी हैं। दो टाइप्स, फुल थिकनेस ग्राफ्ट होता है, पार्शियल थिकनेस होता है और एंडोथीलियम हो गया। फुल थिकनेस में वो कह रहा है कि हमारे पास पेनिट्रेटिंग केराटोप्लास्टी में ना मरीज़ को ऑप्टिकल का मसला, जो डोनर जो है ना वो वहाँ से रिसिपिएंट उसको देता है, तो वो मतलब जिस तरह अब्दुस्तार अदी ने दिया है ना तो वही इसी तरह कर लेते हैं डोनर और रिसिपिएंट के साथ। माइल्ड, ठीक है, और ऑरेंज कल्ट होता है, एक मिकबरी होता है और एक मिक चैम्बर होता है, इस तरह की कुछ बातें हैं। कौन सी हालत में केराटोप्लास्टी नहीं करनी ये पूछते हैं। अगर किसी को ड्राई आई सिंड्रोम है, सुजार्जन सिंड्रोम है या सिक्का है तो इसके अंदर हमने क्या नहीं करनी। नो सेंसिटिविटी ऑफ कार्निया, अगर नो वैस्कुलराइजेशन, अगर नो सीवियर इन्फ्लामेशन, इस हालत में आपने कभी नहीं करनी है। आपने ये कंडीशन देख लेना, इस हालत में आपने कभी भी केराटोप्लास्टी नहीं करनी होती। फिर प्रॉब्लम इन पोस्ट सेगमेंट, पोस्ट सर्जिकल में हमारे पास क्या ग्लूकोमा हो सकता है, यूवीआइटिस होता है, कॉम्प्लिकेशन में रिजेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ग्लूकोमा हो सकता है, आई का प्रेशर इंक्रीज होता है। फिर हमारे पास पार्शियल केराटोप्लास्टी में सुपरफिशियल हो सकता है या डीप हो सकता है। सुपरफिशियल में सिर्फ ऊपर ऊपर से एक्सरसाइज करना है, डीप में हमने डेस्मेंट मेम्ब्रेन तक अगर निकालने हो। इंडिकेशन में कॉर्नल थिकनेस हो गया और हाइड्रॉप्स वाले सारे के सारे देखनी होती हैं। बाकी एंडोथीलियम केराटोप्लास्टी में से अगर हम एंडोथीलियम को ही निकाल दें तो हमारे पास ये सारे का सारा हो जाएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर कॉर्निया के बारे में। होपफुली अब आप इस काबिल हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो है ना वो ये ट्यूमर का छोटा सा चैप्टर है, तो ट्यूमर फिर से क्लियर आ जाता है, ठीक है। तो होपफुली एक अच्छा सा बड़ा सा चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, रिमेंबर मी आल्सो योर प्रीशियस प्लेयर। अल्लाह हाफिज़।